हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थी। जैसा अपना टॉपिक रहने वाला है आज गेहूं व्हीट के बारे में अपन बात करेंगे। तो अगर अपन और देखें अपने कल के सेशन में, अगर अपन देखें पैडी के बारे में अपने बात की थी राइस में, तो अपन ने कल उसके बारे में बात हो चुकी थी। अगर अपन आज के सेशन में देखें तो अपन देखेंगे गेहूं के बारे में अपन जिक्र करेंगे। देखो अगर अपन देखें गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। या कभी इसको ट्रिटिकम स्पीसीज भी कह देते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक आधार पर इसका वर्गीकरण है। जैसे अपन कुछ प्रजाति की बात करें तो इसकी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। जैसे अपन देखें ट्रिटिकम ड्यूरम है, ट्रिटिकम मोनोकोकस है, ट्रिटिकम अगर आप स्पेरोकोकस हैं, ये बहुत सारी ऐसी अपन देखें प्रजातियां होती है। इसके बारे में अपन थोड़ा बात करेंगे। अपन जो देखें गेहूं के, अगर अपन जो देखा जाए तो एक द्विगुणित होता है, चतुर्गुणित होता है और अपन देखें अष्टगुणित होता है ना। इसके आधार पर अगर अपन जिक्र करेंगे, अपन देखें वर्गीकरण की बात करेंगे आगे, है ना। तो इसका अगर सामान्य जानकारी की बात करें तो इसका किस कुल का, अगर अपन कुल की बात करें तो याद रखना ग्रेमिनी कुल का। अगर अपन गुणसूत्र संख्या बात करें तो गुणसूत्र संख्या इसमें 2n बराबर 14 भी होता है, 28 भी होता है। अगर अपन देखें 42 भी होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अपन देखें ये द्विगुणित है, ये अगर अपन द्विगुणित है, ये चतुर्गुणित है। अगर अपन देखें ये षटगुणित होता है। किस होता है? षटगुणित होता है ना। उत्पत्ति स्थान देखें दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, साउथ वेस्ट एशिया की अगर अपन देखें इसका उत्पत्ति स्थान होता है। अगर अपन परागण के आधार पर देखें तो इसमें कैसा परागण होता है? स्वपरागण। देखो जितनी भी अनाज वाली हैं, सभी अनाज वाली क्रॉप जो होते हैं, सभी अनाज वाली क्रॉप में कैसा परागण है? स्वपरागण देखा जाता है। अगर अपन देखें ये रबी ऋतु की फसल है। अगर अपन देखें इसका पुष्पक्रम वो स्पाइक, क्या होता है इसका? स्पाइक। अगर अपन देखें इसका फल प्रकार जो होता है, इसका फल प्रकार भी क्या होता है? कैरोप्सिस। क्या होता है? क्या होता है? कैरोप्सिस। याद रखना। अगर अपन और देखें जो अगर अपन देखें अगर इसमें अगर अपन देखें इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा देखें तो याद आना गेहूं में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी? तो याद आना 65 से 75% के आसपास आपको दिखाई दे। जितने भी अगर अपन देखें जो अनाज वाली जो फसल है, सीरियल जो क्रॉप होती है, सभी में अगर अपन देखें 60 से लगभग 80% के आसपास इसमें कार्बोहाइड्रेट आपको देखने को मिलेगा। याद रखना, ठीक है। अगर अपन और देखें इसमें प्रोटीन की मात्रा देख लेते हैं अपन। तो प्रोटीन की मात्रा देखें तो 11 से 12% के आसपास इसमें प्रोटीन देखने को मिलता है। अगर अपन देखें गेहूं में कौन सी प्रोटीन होती है भाई, तो गेहूं में अगर अपन देखें तो ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है बेटा? तो याद रखना ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। और इस याद रखना आप जब भी चपाती बनाते हैं, चपाती जो फूलती है ना, वो ग्लूटीन प्रोटीन के कारण होती है ना। जो चपाती फूलती है किस कारण फूलती है? ग्लूटीन प्रोटीन की के कारण आपको प्रोटीन फूलती है। अगर अपन देखें गेहूं के, अगर अपन आगे बात करें तो इसमें बोनेपन के लिए एक जीन, गेहूं का जो जीन है, गेहूं का जो जीन है कौन सा है? नोरिन 10। नोरिन 10 जीन का प्रयोग किया गया। और नोरिन 10 में दो जीन थे। कौन से? RH1
और RH2। ये दो प्रोटीन, सॉरी, अगर अपन देखें ये दो जीन डाले गए, अगर अपन देखें ये बोनेपन के लिए है ना, याद रखना। देखो इसमें जो दो जीन डाले गए RH1 और RH2, तो इसको अपन जो देखें इसे नोरिन 10 जीन के नाम से जानते हैं, नाम से भी जाना जाता है। अगर अपन और देखें नोरिन 10 की जो खोज है, तो याद आना इसकी खोज किसने की है भाई? एक वैज्ञानिक था जापान का। कहाँ का? जापान का। जापान का एक था, क्या नाम था उसका भाई? एनाजुका गोंजारी का। एनाजुका गोंजारी का। याद रखना। तो जो गेहूं का जो जीन है नोरिन 10, तो अगर अपन देखें इसकी खोज जो है एनाजुका गोंजारी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। अगर अपन देखें नोरिन 10 जीन का जो प्रयोग है किसने करा? इसके प्रयोग की अगर अपन देखें तो याद ना, जो अगर अपन देखें हरित क्रांति के जो जनक हैं कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग ने इसका प्रयोग करके बोनी किस्मों का प्रयोग किया, विकसित किया। नॉर्मन ई बोरलॉग ने प्रयोग किया। अगर अपन देखें नॉर्मन ई बोरलॉग को अपन देखें हरित क्रांति के जनक भी कहते हैं, हरित क्रांति के जनक कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है भाई? तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो कौन है? MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन। अगर अपन देखें भारत में हरित क्रांति के जनक को कहा जाता है, याद रखना। अगर अपन आगे और बात करें जैसे कि अगर अपन देखें तो अगर अपन देखें पूरे विश्व में, पूरे विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? तो याद रखना। अगर अपन देखें एरिया में देखें तो पूरे विश्व में भारत नंबर 1 पर है, लेकिन अगर अपन देखें पूरे विश्व में उत्पादन पर देखें, पूरे विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किसका है? तो उत्पादन में अगर अपन देखें तो चीन नंबर 1 पर है, और अपन देखें भारत सेकंड पोजीशन पे है। चीन के बाद भारत, याद रखना। अगर अपन जो देखें, अगर अपन देखें क्योंकि गेहूं जो है, अनाज जो है, अपन जो देखें जो व्हीट होता है, अगर अपन जो देखें क्योंकि विश्व के मुख्य और भारत की जो अगर अपन देखें भारत की दूसरी प्रमुख फसल है ना, खाई जाने वाली अनाज वाली फसल है। अगर अपन जो देखें भारत में गेहूं का सर्वाधिक अगर अपन उत्पादन देखें तो यूपी है, मध्य प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो अगर अपन जो देखें अपना जो राजस्थान है भारत में क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर है, अगर उत्पादन में देखें तो 5वें स्थान पर रखता है, याद रखना। ठीक है। भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन देखें तो सबसे पहले यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उसके बाद राजस्थान। अगर अपन देखें भारत में सर्वाधिक गेहूं का क्षेत्रफल तो याद ना, अगर अपन देखें हमारे भारत में सर्वाधिक गेहूं का जो क्षेत्रफल है, तो अगर अपन देखें राजस्थान जो है 4th स्थान पर है।
याद रखना, ठीक है। उतारो। चलो, अगर अपन और देखें गेहूं में, अगर अपन गेहूं की बात करें, विश्व के मुख्य एवं भारत का दूसरा प्रमुख खाया जाने वाला अनाज है। आया। अगर अपन देखें विश्व के मुख्य और भारत का दूसरा दूसरा प्रमुख खाए जाने वाला अनाज है। अगर अपन देखें राजस्थान में अनाज, राजस्थान में गेहूं का, राजस्थान में गेहूं का कटोरा किसे कहा जाता है? तो याद रखना, गंगानगर को। किसको कहा जाता है? गंगानगर को कहा जाता है। अगर अपन और देखें, ये कैसा है? लॉन्ग डे प्लांट है। कैसा है? शीत पादप है। अगर अपन इसमें अगर देखें, अंकुरण देखें, तो अंकुरण कैसा है? तो याद रखना, इसमें हाइपोजियल अंकुरण होता है, याद रखना। अगर अपन और देखें, इसको जो गेहूं के बीज को क्या कहते हैं? कर्नेल। क्या कहते हैं? कर्नेल कहा जाता है। अगर अपन और देखें, अगर अपन जो देखा जाए, अगर अपन जो देखें, जो गेहूं की जो, अगर अपन देखें जो गेहूं में, अगर अपन और देखें जैसा कि IIWBR की बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट व्हीट बार्ले रिसर्च की बात करें, तो ये कहाँ है? करनाल हरियाणा में आपको दिखाई देगा। करनाल हरियाणा में दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा? करनाल हरियाणा में। गेहूं की बाली की अगर अपन देखें, मैं बात कर रहा था, गेहूं की बाली की जिगजेंग संरचनाएं पाई जाती है, जिसे जिसे क्या कहते हैं अपन? तो याद रखना, अगर अपन देखें, जिगजेन नुमा नुमा जिगजेन नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे जिसे रैचिस कहते हैं। क्या कहते हैं? रैचिस कहते हैं।
अगर अपन देखें आगे और देखें, गेहूं का जो टेस्ट वेट है, गेहूं का अगर अपन टेस्ट वेट की बात करें परीक्षण बार की, तो याद ना 35 से 40 ग्राम होता है। औसत देखें तो 40 ग्राम। अगर अपन देखें गेहूं सा का परीक्षण भार, गेहूं का परीक्षण भार की बात करें तो कितना है, 2 ग्राम। याद रखना कितना है, 2 ग्राम आपको दिखाई देगा। ठीक है। अगर अपन देखें गेहूं में पृथक्करण दूरी की बात करें, बीज उत्पादन के लिए आधार व प्रमाणित बीज की दूरी कितनी रखते हैं, तो याद रखना 3 मीटर। कितना, 3 मीटर आपको दिखाई देगी। ठीक है। आगे और बात करें जैसा कि अगर अपन देखें हमारे भारत में हरित क्रांति, हमारे भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत सर्वाधिक योगदान रहा है, सर्वाधिक योगदान कौन सी किस्म का रहा है, तो एक किस्म है HD 2329। कौन सी, HD 2329। तो हरित क्रांति, अगर अपन देखें हमारे भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत सर्वाधिक योगदान किस वैरायटी का रहा है, तो HD 2339 का योगदान रहा है। याद रखना। आया। चल आगे और देखें, अगर अपन देखें और सामान्य जानकारी में अपन देखें, अगर अपन देखें गेहूं को अनाजों का राजा भी कहते हैं, गेहूं को अनाजों का राजा भी कहते हैं, गेहूं को अनाजों का राजा भी कहते हैं। अगर और देखें, अगर आप वर्गीकरण की बात करें, अगर अपन देखें गेहूं का वर्गीकरण के आधार पर देखें, देखो एक होता है द्विगुणित में 2n बराबर कितना है, 14। देखो कौन कौन से होता है, अगर अपन देखें ट्रिटिकम, मोनोकोकम। तो ट्रिटिकम मोनोकोकम जो है कैसा है, द्विगुणित है। याद रखना कैसा है, द्विगुणित। अगर अपन देखें चतुर्गुणित की बात करें, इसमें 2n बराबर कितना होता है, तो याद रखना इसमें 2n बराबर संख्या की बात करें तो 28। कौन कौन सी प्रजाति है, देखो देखें ट्रिटिकम, डाइकोकम, अगर अपन इसे देखें ट्रिटिकम जो डाइकोकम होता है, अगर अपन देखें इसको 1% में बोया जाता है, 1% एरिया में बोया जाता है।
अगर अपन देखें इसका उपयोग जो है, अगर अपन देखें उपमा बनाने में किया जाता है। आया। अगर अपन देखें इसकी दूसरी प्रजाति होती है ट्रिटिकम ड्यूरम। कौन सी होती है? ट्रिटिकम ड्यूरम। अगर अपन देखें ये 12% एरिया में बोया जाता है। और अपन देखें अगर अपन ट्रिटिकम ड्यूरम की बात करें तो अगर अपन इसे और देखें, इसे अपन मैक्रोनी गेहूं भी कहते हैं। मैक्रोनी गेहूं भी कहते हैं। इसका उपयोग जो है अपन सूजी बनाने में करते हैं। सूजी बनाने में इसका अगर अपन देखें डाइकोकम को, इसे अपन देखें ये मर गेहूं भी कहते हैं। ये मर गेहूं भी कहते हैं। अगर अपन और देखें एक होते हैं अपने पास षटगुणित। षटगुणित की अगर अपन देखें 2n बराबर देखें तो 42 है ना। अगर अपन देखें कितने होते हैं 2n बराबर 42 आपको दिखाई देगा षटगुणित। 42 कौन कौन सी होती है भाई? ये होता है ट्रिटिकम ओलिगर, ये होता है ट्रिटिकम स्पेरो स्पेरोकोकम, एक होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। याद रखना। अगर अपन यूँ देखें जो ट्रिटिकम स्पेरोकोकम है, अगर अपन यूँ देखें तो ये भारतीय बोना गेहूं कैसा है? ये भारतीय बोना गेहूं है। अगर अपन देखें ट्रिटिकम एस्टिवम जो है इसे अपन मैक्सिकन गेहूं भी कहते हैं। याद रखना। अगर अपन और देखें मैक्सिकन या अपने इसे देखें ब्रेड बीट भी कहते हैं। अगर अपन देखें ट्रिटिकम ओलिगर को तो इसे कॉमन ब्रेड बीट भी कहते हैं। आया। इसका वर्गीकरण है ना, याद रखना। अगर अपन देखें अगर वर्गीकरण में अगर देखें गेहूं का वर्गीकरण के अगर अपन देखें कुछ प्रजातियां होती हैं। अगर अपन देखें एक तो होता है द्विगुणित। द्विगुणित की अगर अपन देखें तो द्विगुणित कौन सी प्रजाति होती है? अपन देखें एक तो है ट्रिटिकम मोनोकोकम। तो ट्रिटिकम जो मोनोकोकम जो प्रजाति है ये कैसी द्विगुणित। अगर इसमें गुणसूत्र संख्या होती है कितनी? 14। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर अपन देखें गेहूं की ऐसी कौन सी प्रजाति हैं जो द्विगुणित होती है, तो अगर अपन देखें तो कौन से होते हैं? ट्रिटिकम मोनोकोकम। अगर अपन देखें चतुर्गुणित कौन कौन से, तो चतुर्गुणित में कितनी? 2 प्रजाति। कौन कौन सी? ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम ड्यूरम। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी, तो याद रखना 28 गुणसूत्र संख्या 28 याद रखना। अगर अपन आपसे पूछा जाए कि अगर आपसे देखा जाए तो एमर गेहूं कौन सा है, तो याद रखना एमर गेहूं भी कौन सा है, तो ट्रिटिकम डाइकोकम। अगर आपसे पूछा जाए कि जो
देखा जाए मैक्रोनी जो गेहूं है वो कौन सा है, ट्रिटिकम ड्यूरम, याद रखना। अगर अपन देखा जाए तो अगर 12% एरिया में कौन सा बोया जाता है, तो याद रखना ट्रिटिकम ड्यूरम जो है 12% एरिया में इसकी बुआई होती है। अगर अपन देखें 1% एरिया में किसकी बुआई होती है, तो ट्रिटिकम डाइकोकम की। अगर अपन आपसे पूछा जाए कि 60 गुणित 2n बराबर गुणसूत्र संख्या 24 है, अगर अपन देखें कौन कौन से प्रजाति, ट्रिटिकम वोल्गेर है, ट्रिटिकम और देखें तो याद स्पेरोकोकम है, ट्रिटिकम एस्टिवम है। तो याद रखना जो ट्रिटिकम स्पेरोकोकम है जो भारतीय बोना गेहूं है, अगर अपन देखें तो जो ट्रिटिकम एस्टिवम है वो कैसा है, मैक्सिकन गेहूं, याद रखना। अगर अपन देखें ट्रिटिकम ओलिगर जो कॉमन ब्रेड वेट भी कहते हैं, हाँ याद रखना। अगर मैं इसकी जलवायु की बात करें, गेहूं किस जलवायु की फसल है भाई, तो याद रखना ठंडी जलवायु, शीतोष्ण जलवायु की फसल है। अगर इसकी तापमान की बात करें तो तापमान की अपन बात करेंगे देखो इसके टेम्परेचर की अगर अपन जो देखें तो अंकुरण के लिए कितना टेम्परेचर की आवश्यकता है, तो याद ना अगर अपन देखें तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, किसके लिए, इसके अंकुरण के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो याद ना उसमें 16 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अगर आपसे जो पूछा जाए कि जो पकाव के लिए, जो गेहूं का पकाव के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो याद ना आपको ये याद रखना है कि अगर अपन देखें 14 से 16 डिग्री सेल्सियस तापमान पकाव के लिए। अगर आपसे जो पूछा जाए कि आधार जो तापमान होता है, तो आधार तापमान की अगर अपन देखें मिनिमम अगर अपन तापमान की बात करें कितना हो सकता है, 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान से कम नहीं होना चाहिए, इससे 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान से ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर अपन देखें मैक्सिमम तो याद रखना 32 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना, याद रखना। अगर अपने इसका जो औसत तापमान देखें तो 21 डिग्री सेल्सियस तापमान औसत माना जाता है, याद रखना। अगर अपन जो देखें मृदा बलुई दोमट मृदा, हल्की अम्लीय और हल्की क्षारीय मृदाएं गेहूं के लिए उपयुक्त रहती है। अगर इसकी पीएच की बात करें 6.5 से 8 पीएच होती है ना। अगर इसकी देखें अपन मृदा दोमट मृदा, हल्की अम्लीय, हल्की क्षारीय, अगर अपन देखें पीएच 6.5 से 8 पीएच तक इसकी खेती होती है, याद रखना, ठीक है। इसके टेम्परेचर की बात करें अगर अपन देखें तापमान, अगर अपन देखें तापमान की बात करें तो अंकुरण के लिए टेम्परेचर की बात करें तो कितना 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान, वानस्पतिक वृद्धि के लिए कितना 16 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान, पकाव हेतु तापमान कितना 14 से 16 डिग्री सेल्सियस तापमान। अगर अपन देखें मिनिमम, अगर अपन देखें टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान। अगर अपन देखें औसत तापमान कितना 21 डिग्री सेल्सियस तापमान। अगर अपन देखें मैक्सिमम टेम्परेचर जो है कितना, तो याद रखना 32 डिग्री सेल्सियस तापमान से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर अपन देखें इसके बारे में, अगर अपन कल देखेंगे, अगर अपन देखें जैसे बीज की बुआई की अगर अपन देखें तो मध्यम अक्टूबर से मध्य नवंबर के मध्य इसकी बुआई। अभी देखें तो अपन गेहूं की बुआई होने वाली है, अभी देखें अक्टूबर के लास्ट या नवंबर, तो अपन देखें मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर के मध्य गेहूं की बुआई हो जाती है। अगर अपन जो देखा जाए, अगर अपन बीज दर के बारे में और अगर देखें इसमें दो
वर्ड या दो वर्ड यूज होते हैं, जिससे एक तो होता है पेरा, एक होता है केरा। पेरा अगर अपन देखें, बीज जो होते हैं, क्योंकि गेहूं के बीज जो होते हैं, आपने कभी देखा वो हल जो होता है, हल के पीछे एक वो लगी होती है, उससे अपन बोलते हैं ओरनी। क्या बोलते हैं उसको? ओरनी। तो बीज की ओरनी, अगर अपन हल की ओरनी में जब अपन बीज डालते हैं, उसको बोलते हैं अपन क्या? पेरा। केरा क्या होता है? अगर अपन देखें कि नमी, जो नमी अधिक होती है वहां पर हाथ से बीज को चुबोना, वो होता है केरा। तो याद रखना, ये दो वर्ड को याद रखना। अगर अपन देखें उर्वरक और बीज दरक और कीट एवं रोग और कुछ वेराइटी सिंचाई वगैरह क्रांतिक अवस्थाएं हैं, उनके बारे में अपन कल डिस्कस करने वाले। तो आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद। और अगर अपन देखें, अगर अपन यूँ देखा जाए, क्योंकि जो थ्योरीज अपन यूँ देखा जाए कि जो थ्योरीज जो अपन जो पढ़ते हैं, अगर अपन और देखा जाए आगे, तो ये जो वर्गीकरण है, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है अपने गेहूं से, है ना। तो अगर अपन देखें इसके बारे में कल बात करेंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।